तो देखो आज हम एक बहुत बेसिक सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज मोल कंसेप्ट। ये चैप्टर से एक्सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब आते तो हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आया था, घूम फिर के आते रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर का हर चैप्टर में यूज है। यहाँ आप जो सीखते हो वो आपके बेसिक्स क्रिएट करता है और वो आपके हर जगह काम में आते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना या आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, देखो आप शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर सीखनी है दैट इज एटॉमिक मास। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, तो मुझे बताइएगा क्या होता है एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? वो तो मास नंबर होता है। हाँ चलो बोलो बोलो, सही है, सही बोल रहे हो आप। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, बस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पर काउंट तो होता है ना। देखो एक तरीका तो होता है कि भाई एटम किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इन तीनों के मासेस का सम कर दो, मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर, जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये तो मॉडर्न जमाने की बात है, आधुनिक आज की बात है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जानते हो। जब आप 19th सेंचुरी में थे ना, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम पर ना तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता था, ना न्यूट्रॉन का पता था, ना प्रोटॉन का पता था। तो उस टाइम पर क्या है, हमारे पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं था जिससे हम लोग क्या करें, एक एटम का मास पता कर सकें। तो उस टाइम पर क्या किया था, जुगाड़ टेक्निक यूज करते थे एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए। तो हमें वही टेक्निक सीखनी होगी क्योंकि बेस हमारा वही है और वो बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी। देखो अगर मैं सिंपल एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए, तो हमें वही टेक्निक सीखनी होगी क्योंकि बेस हमारा वही है और वो बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी। देखो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ एटॉमिक मास, तो इसको मैं एक लाइन में तो ऐसा बोल सकता हूँ, मास ऑफ एन एटम। अगर आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। बोले चीज समझ में आती है? या फिर जैसा आपने कहा कि आप एक और तरीके से निकाल सकते हो कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। अभी आप तो ये जानते हो कि एक प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, सेम। कितना होता है वो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg बोल दो या 28 ग्राम बोल दो। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑलमोस्ट 2000 गुना ज्यादा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा होता है, इन जनरल हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसलिए आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो मास नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, मास नंबर, वो किसके इक्वल आता है, एटॉमिक मास के इक्वल आता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप एटॉमिक मास बोल रहे हो करेक्ट वैल्यू, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और साथ में हमको किसको काउंट करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना होता है। चलो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ये बात करते हैं कि हम एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करें। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप लोग सब इसकी जानते हो, लेकिन एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं कि जब हमें एटॉमिक मास डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने आपको बताया उस टाइम पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो एक एटम के मास को कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक जुगाड़ टेक्निक बनाई। चलो जुगाड़ टेक्निक को सीखने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। क्या मुझे बता सकते हो 1 kg ये किसकी यूनिट है,
मास। बताओ व्हाट इज 1 kg? ये तो बताई दिया अपने यूनिट ऑफ मास, उसके अलावा व्हाट इज 1 kg? बताओ क्या है 1, कहां से आया एग्जिस्टेंस में, कहां से आया 1 kg? अमाउंट ऑफ 1 kg का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि ये 1 kg, ये चीज 1 kg है? पता है ओरिजिन कहां से आया, यूनिट कहां से बनी? सीखा होगा आपने फिर फिजिक्स के अंदर, सुना होगा। एक्चुअली क्या है, एक सिलेंडर है, अलॉय का, मैं नाम भूल गया उसका, कौन सी अलॉय है, तो एक अलॉय का एक सिलेंडर है, ठीक, उसके मास को कितना मान लिया गया, ये आज के बाद 1 किलो है। क्योंकि उस दिन से पहले ना तो आपको पता था 1 किलो क्या है, ना मुझे पता 1 किलो क्या है, तो इसको मान लिया, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये 1 kg है आज से। अब आपको दुनिया की किसी भी चीज का मास पता करना है, तो बताओ आप क्या करोगे, उसको इस सिलेंडर से कंपेयर करोगे। जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स का मास पता करना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स के मास को इस सिलेंडर के मास से कंपेयर करूंगा। कैसे? मैं एक वेट बैलेंस ले लूंगा, ऐसा इधर रख दूंगा बॉक्स को, और बताओ इधर किसको रखना शुरू करूंगा, कब तक? तो मान लो मैंने यहां पर 4 सिलेंडर रखे, और 4 सिलेंडर रखने पर दोनों साइड बैलेंस हो गए, तो बताओ इस बॉक्स का मास ऑफ बॉक्स कितना होगा? 4 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर होगा। तो समझ में आ रहा है? मान लो मुझे एक हाथी का मास पता करना है, तो मैं हाथी को यहां बिठा दूंगा, ठीक है, और क्या कह रहे हो, और यहां पे सिलेंडर रखना शुरू करेंगे। तो मान लो एक हाथी का मास, मतलब एक हाथी का जो मास है वो आ रहा है, मान लो कुछ 1200 सिलेंडर्स के मास के। आपको 1200 सिलेंडर रखने पड़ गए, जब जाके क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास पता करना है, तो आप बताओ क्या करोगे, उसके मास को सिलेंडर के मास से कंपेयर करना शुरू करोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आपने लिखा, अब आपको मास लिखना पड़ रहा है बार बार, तो आप क्या कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ा मास ऑफ बॉक्स, तो आप क्या बोल रहे हो, 4 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर। आपको लिखना है मास ऑफ एलिफेंट, कितना होगा, 1200 टाइम्स द मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो आप इस चीज को बार बार लिख रहे हो। अगर आप इस चीज को बार बार लिख रहे हो, तो क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना दें। क्या बना दें, यूनिट। तो हमने इसको नाम दे दिया केजी। कितना नाम दिया, केजी। तो बताओ अब इसका मास कितना हो गया, 4 केजी। बताओ इस एलिफेंट का मास कितना हो गया, 1200 केजी। और इस तरह से आपके सामने एक यूनिट एग्जिस्टेंस में है जिसको हमने क्या बोला, किलोग्राम बोला। अगर आप ध्यान दो, हमने इसको 1 केजी ही बोला, हमने इसको 4, हम चाहते तो हम इसे 2 केजी बोल सकते थे, कौन रोकने वाला है। हम चाहते तो इसे 0.5 केजी भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। बताओ क्यों? ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या रहे, इंटैक्ट। अगर हम इसको 1 रखेंगे तो इस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको 2 केजी बोल दूं तो ये हमेशा कितना आएगा, डबल होकर आपको मास मिलेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम यूनिट बना रहे हैं तो उस यूनिट की वैल्यू हम कितना लेकर चलें, 1। वो समझ में आता है। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं मीटर, व्हाट इज मीटर? तो मीटर एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ को कितना मान लिया गया है,
1 मीटर। अब आपको दुनिया की किसी भी चीज की लेंथ पता करनी है तो आप उसे किससे कंपेयर करोगे? इससे। मान लो किसी चीज की लेंथ इसकी 0.5 टाइम्स है लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो बताओ लेंथ की रॉड को कितना बोला आपने? 1 मीटर, इसलिए उस चीज की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? यूनिट्स जनरेट करते हैं। सेम यही फंडा हम लोग रेप्लिकेट करेंगे जब हम एटॉमिक मास डिफाइन करने चलेंगे। इतना तो आप जानते ही हो कि हमने जब पहले एटॉमिक मास डिफाइन किया था तो वो इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में किया था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। याद है नहीं तो आप लोगों को? तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे हमने वहां पे स्टैंडर्ड सिलेंडर को लिया, वैसे इसको हमने क्या किया? यहां पर स्टैंडर्ड लिया। ठीक है? तो बेसिकली हम जो भी एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम उसे कौन सा मास बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। अभी आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। बट पहली चीज, हम डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं यहां पर? रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। अब आप देखो कैसे डिफाइन करोगे। आप क्या करोगे? आपको जिस भी एटम का मास पता करना है आप उसे इस वैल्यू से कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसमें आपको रिजल्ट लिखता हूं सामने। मैंने बोला कि मैंने मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को कंपेयर किया, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को जब मैंने कंपेयर किया इस वैल्यू से, तो वो कितना आया? 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। वैल्यू क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, ऐसे मैंने मास ऑफ 1 सोडियम एटम कंपेयर किया, तो वो कंपेयर किया तो वो इस वैल्यू का कितना टाइम्स आ रहा था? 23 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ऐसे ही मैंने मान लो सल्फर एटम के लिए पता किया, तो वो कितना आ रहा था? 32 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। अब देखो तीसरी बार मैंने दोबारा इस वैल्यू को लिखा ही नहीं। कौन इतना लिखेगा? हम तो वैसे मॉडर्न लोग हैं, और मॉडर्न लोग तो वैसे आलसी होते हैं, बड़े वाले होते नहीं होते? होते ना? अपन भी है ही। तो इतना बार बार कौन लिखे? तो नहीं लिखो, उसके लिए हम क्या करें बताओ? भाई देखो, हर बार जब आप एक एटम का मास लिख रहे हो किसी भी एलिमेंट के, तो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे मैंने मास ऑफ सिलेंडर को एक यूनिट बना दिया था, बताओ मैं इसको भी क्या बना दूंगा? एक यूनिट। और इस यूनिट का नाम हमने क्या रखा? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? AMU। और अब आप देखो, अगर मैंने इसको यूनिट बना दिया है तो बताओ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 16 AMU। बताओ मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होगा? 23 AMU। इसी तरह बताओ मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना होगा? 32 AMU। तो यहां से हमारे पास एक यूनिट एग्जिस्टेंस में आई जिसे हम कौन सी यूनिट बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोलो यहां तक कहानी समझ में आती है? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? तो अब आप के पास क्या हो चुका है? सबके एटॉमिक मास आ चुके हैं AMU में। उस टाइम तक आपको AMU की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं थी, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते थे। फिर कई सालों बाद इस डिस्कवरी, इस यूनिट के बनाने कई सालों बाद एक डिवाइस आया जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। क्या था? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो आपका ये डिवाइस है, ये क्या कर सकता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास भी बता सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कार्बन 12। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के एक एटम का मास पता किया गया, मास ऑफ 1 C12 एटम, तो वो कितना आया? वो आया 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो ये वैल्यू हमको बताई स्पेक्ट्रोमीटर ने। जैसे हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं
बताओ 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस शुड बी 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इससे आप कैलकुलेट करोगे आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24। आज हम 1 AMU की एब्सोल्यूट वैल्यू किस में बता सकते हैं? ग्राम में, लेकिन उस टाइम तक नहीं बता सकते थे। बोलो समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास यूनिट। और अब आपको जो चीज ध्यान देनी है, आप AMU कब यूज करते हो? आप AMU तब यूज करते हो जब आप कितने एटम्स का मास लिख रहे हो? ये बहुत काम की चीज है, आपके क्वेश्चंस करने के काम में आएगी। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं रिकॉल भी करवाऊंगा। जब भी आप AMU यूज कर रहे हो मतलब आप किसका मास लिख रहे हो? एक एटम का। तो आज अगर आपको बताना है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो बताओ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? कितना आएगा? 16 AMU। और अगर आप ये मुझसे ग्राम में पूछ रहे हो तो बताओ मैं AMU की जगह कितना लिख दूंगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैं AMU में भी लिख सकता हूं और ग्राम में भी लिख सकता हूं। बोला बात समझ में आती है? चलो, एक बात तो हुई ये तो हुआ एटॉमिक मास डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी? रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है A, इसका मास है 50 kg। एक ऑब्जेक्ट है B, इसका मास है मान लो 400 kg। ठीक है? क्या आप मुझे मास ऑफ B रिलेटिव टू A बता सकते हो? नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैसे निकालोगे, ये पूछना है मुझे। क्या किया आपने? प्रोसेस बताओ मुझे। आपने मास ऑफ B लिया, उसको किससे डिवाइड कर दिया? मास ऑफ A से। तो ये कितना था? 400 अपॉन 50। कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? 8 टाइम्स। बताओ इसकी यूनिट कितनी आएगी? क्यों? क्योंकि ये किस में है? केजी में। ये भी किस में है? केजी। केजी से केजी कैंसिल, मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी? यूनिटलेस। बोलो इसमें किसी को डाउट है? सबको आता है? अच्छा, किया क्या मैंने? अगर मुझे मास ऑफ B रिलेटिव टू A निकालना था तो मैंने मास ऑफ B को A से डिवाइड कर दिया। बताओ अगर मुझे A रिलेटिव टू B निकालना होता तो A को B से डिवाइड करता। इसका मतलब यह है कि हमें जिसके रिलेटिव मास निकालना होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड। बोले इस चीज में किसी को डाउट है? फर्दर, ये जो रिलेटिव मास है ये आपको हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी? एक यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी। तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखना बहुत आसान है डिफाइन करना। बताओ हम किसके रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 के रिलेटिव, इसी रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? अगर आपको किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करना है, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस समझते हुए चलो। जो याद रखना है बताऊंगा आपको भी। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालूंगा? जिस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसका एक एटम लो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, सही है, और इसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो। बताओ किसके रिलेटिव निकाल रहे हो? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोले जी सही है, बन गया ना फॉर्मूला अपने आप ही। जैसे मान लो मुझे लिखना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे लिखना है,
बताओ कैसे लिखूंगा? ऊपर तो क्या आएगा? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। बताओ इसको डिवाइड किससे करूंगा? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से, क्योंकि इसी के रिलेटिव निकाल रहा हूं। अभी आपने देखा, बताओ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना आता है? 16 AMU। और बताओ क्या मैं ये AMU तो है, ये AMU को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको डिवाइड किससे कर सकता हूं? AMU से। तो देखो AMU से AMU क्या हो गया? कैंसिल। बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 60। समझ में आ रहा है? तो बताओ एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? यूनिट का। एटॉमिक मास की यूनिट तो क्या होगी? हमेशा AMU, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती। वो कैसा होता है? यूनिट लेस होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी। सही है? समझ में आ रहा है? चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जो काम की चीजें याद रखने की सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप ऑक्सीजन एटम के लिए लिखना शुरू करो, देखो मैं ऑक्सीजन एटम के लिए दो चीजें लिखता हूं, एक लिखूंगा 16 और एक क्या लिखूंगा 16 AMU, और लिख सकता हूं। तो बताओ 16 क्या है इसका? ये तो क्या है इसका? रिलेटिव एटॉमिक मास। और बताओ 16 AMU क्या है? इसको आप एटॉमिक मास नहीं बोल के रादर ऐसे बोला करो, दिस इज मास ऑफ, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। आप इसको इसी फॉर्म में याद रखो। कभी भी आपको एक एटम के लिए लिखना है मास, तो हमेशा किसके अंदर लिखोगे आप? AMU के अंदर लिखोगे। तो इस तरह से हमने यूनिट डिफाइन की, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और ये इसका मतलब होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का मास नंबर भी कितना होता है? 60। तो मास नंबर की वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ही होती है। या फिर आप ऐसा बोल लो, अगर आपको किसी का मास नंबर पता है तो उसके आगे अगर आप AMU लगा दो तो आपको उसके एक एटम का मास पता लग जाएगा। तो यहां तक कोई डाउट? चलो, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक, तो देखो, जैसे आपने एटॉमिक मास को डिफाइन किया। अच्छा, मैंने आपको एटॉमिक मास की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताई, मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती है उसको ऐसे बोलते हैं कि एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells that
हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। एटॉमिक मास को डिफाइन करने के बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास।